गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बच्चे आज डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स, राइट। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या? अगर हम बात करें, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट। हम ऐसे लिखते हैं इसको, इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज and hence electrostatic energy। तो भाई आप कह लो, कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट। अब बच्चे बात आती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस हम इसको डिनोट करते हैं सी से। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज एंड हेंस एनर्जी। ये क्या है? तो जो अब कैपेसिटर है उसकी एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज एंड हेंस एनर्जी। तो बच्चों, जो कैपेसिटेंस है उसको आप डिनोट करते हो क्यू अपॉन वी। बच्चे अगर बात करें ऐसा यूनिट की, यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैरेड, FARAD, सिंबल कैपिटल। बच्चों, फैरेड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट। आप इससे देख सकते हो हमारे पास बिगेस्ट स्फीयर क्या है? अर्थ। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के निकालेंगे हम, और वो देखेंगे कि फैरेड और माइक्रो फैरेड में कितना बड़ा डिफरेंस रहेगा। तो हम कैपेसिटेंस का जो यूनिट यूज करते हैं, एक्चुअली माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ये यूज करते हैं प्रैक्टिकली। अब इससे बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे शेल है, शेल भी इसी में आएगा। तो आपने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया, रेडियस है आर। लेट मी प्रोवाइड चार्ज क्यू। अगर इसे चार्ज प्रोवाइड करेंगे, सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे। आउटर सरफेस पे चार्ज, सारा चार्ज आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम बात करें पोटेंशियल की, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पोटेंशियल आ जाएगा। देयरफॉर सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। बट ये फॉर्मूला है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इट मीन्स, क्या हम ये लिख सकते हैं, greater is the radius of the spherical conductor, more is the capacitance, right?
अब बच्चे बात करते हैं, जैसे आपके पास अर्थ के लिए हम बात करते हैं, सिंपल सिंपल। आर क्या है अर्थ के लिए? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ तो अगर हम कैपेसिटेंस निकाल लें तो क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁹ and that comes out to be तो हमारे पास अगर हम बात करें कि अर्थ जो है एक बिगर स्फीयर, सिर्फ बिगर स्फीयर अर्थ ही है, तो उसके लिए भी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है फैराड। अब बच्चे बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ना है कि भाई कैपेसिटर के अंदर आपका चार्ज स्टोर कैसे होता है, एनर्जी स्टोर कैसे करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चे देखो, इसे बिल्कुल एक स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझोगे आराम से स्टोरी की तरह समझो बच्चे। लेट मी हैव एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट, इंसुलेटेड मेटल प्लेट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। कब आएगी? जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे। लेट अ पॉजिटिव चार्ज is given to this plate till its potential becomes maximum। जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता तब तक हम ये चार्ज इसको देते रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर भी पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और उसके बाद भी हम इसको चार्ज देंगे तो क्या होगा? वो सारे चार्ज लीकेज होगा। तो इसका मतलब लेट मी गिव पॉजिटिव चार्ज टू द मेटल प्लेट till its potential becomes maximum। हम मान लेते हैं भाई ये क्या है? एरिया ऑफ दिस मेटल प्लेट। अब बच्चे क्या करते हैं? अब और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ये नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल मैक्सिमम। अब क्या करते हैं? एक और मेटल प्लेट लेते हैं, अनदर सिमिलर मेटल प्लेट। ठीक है, सेम एरिया है। अब क्या करेंगे? दिस मेटल प्लेट इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी, इन द विसिनिटी। बच्चे ये वर्ड आपकी बुक्स में लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन द नेबर और वेरी क्लोज टू प्लेट ए। जो आपकी फर्स्ट प्लेट है इसके वेरी क्लोज हम एक और प्लेट, सिमिलर मेटल प्लेट प्लेस कर दें। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज appears on the inner face and positive charge appears on the outer face। इसका मतलब क्या है? अब देखो ये चार्ज फ्री है और ये चार्ज बॉन्ड हो गया इस चार्ज के साथ जो मेटल प्लेट ए पर है। अब देखिए, देयर सेटअप अ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। ये बात समझ आती है। अब देखो बच्चे,
ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए टेंड्स टू डिक्रीज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्लेट 1 है या प्लेट ए मान लो से, इसका पोटेंशियल डिक्रीज है, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इट टेंड्स टू इंक्रीज, बट this negative charge is more closer to the plate A. Hence, the net potential of plate A decrease. जो प्लेट 1 है या प्लेट ए बोल दो, उसका पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बच्चे ये बात समझ आती है। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। अब अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्लेट 1 को और चार्ज प्रोवाइड किया जा सकता है। दैट मीन्स चार्ज गैदरिंग एबिलिटी ऑफ प्लेट 1 इंक्रीजेज। कब इंक्रीज हुई, जब हमने उसके बिल्कुल विसिनिटी में एक और मेटल प्लेट प्लेस कर दी। अब बच्चे देखिए, देखिए यहां पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज माइनस ई। हम मान लेते हैं सेपरेशन जो है दैट इज स्मॉल, सेपरेशन बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स इज स्मॉल। जैसे हम इसको ग्राउंड करेंगे, दिस चार्ज इज बाउंड टू दिस पॉजिटिव चार्ज, बट दिस पॉजिटिव चार्ज इज फ्री, इट मूव टुवर्ड द अर्थ, अर्थ में ड्रेन में। अब यहां पर क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए डिक्रीजेस फर्दर। अब बच्चे और ज्यादा डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब और ज्यादा चार्ज हम प्लेट 1 प्लेट ए को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज गैदरिंग एबिलिटी और चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज। तो ये बच्चे आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चे आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो कैपेसिटर को। भाई सिंबॉलिकली आप कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। और अगर वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना है, अगर वेरिएबल कैपेसिटर को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप वेरिएबल कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब हमने निकालनी है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। बच्चे देखो, हमने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कर चुके हैं, ठीक। अब करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट मी हैव अ कैपेसिटर। प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। और बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डिस्कशन देखिए, एक बात हमें समझ आती है कि भाई सेपरेशन मान लिया हमारा स्मॉल डी, तो हम कहते हैं भाई लेट इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट।
जो हमारी ये मेटल प्लेट है, इनका एरिया हमने मान लिया ए। D equal to separation between the metal plates. Separation between the metal plates. बच्चे हम मान लेते हैं कि भाई हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर प्लस सिग्मा है तो प्लस क्यू है, और अगर माइनस सिग्मा है तो माइनस क्यू अपॉन। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन ए, और ये एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है दैट इज एयर और वैक्यूम, फ्री स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। Therefore, the potential difference between the plates, the potential difference between the plates be equal to E into D. भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का आंसर है इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, तो वहां से हमने क्या लिखा, बी इक्वल टू ई इंटू डी, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बच्चे ये आगे डी। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या निकल जाएगी, Q अपॉन V। बेटे यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, V की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो V क्या जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू this is the capacitance of a parallel plate capacitor when the medium is air or vacuum in between the plates, right? तो बच्चे एक बात देखिए, अगर मीडियम प्लेस कर दें भाई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मीडियम प्लेस कर दें तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, E एप्सिलॉन अपॉन D। तो Cm इक्वल टू ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दैट इज के। ये क्या है, ये आपकी सी की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम प्लेस कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। When medium of dielectric constant K is placed in between the metal plates, its capacitance will increase by K times. एक बात, एक और बात समझते हैं यहां से, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हो आप। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर in the presence of medium to the capacitance in the presence of air, right? तो इसे भी आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है, और इसके बाद हम करेंगे कि भाई अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, और कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमने कैपेसिटर कर लिया, कैपेसिटेंस कर ली, फिर प्रिंसिपल कर लिया पैरेलल प्लेट का, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कब की, जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या था, एयर थी या वैक्यूम। अब बात करते हैं कि भाई अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में
कैसी है, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव। इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, इसकी थिकनेस है टी। ठीक है बच्चों, देखो, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल टी। अब बच्चों देखो, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, ई नोट। अब इसे बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस क्या होते हैं, इंड्यूस्ड। These are the induced charge। अब बच्चे, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस होती है that always oppose the external field, ई नोट। तो बच्चों, इसके इन बिटवीन, अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो फील्ड रहेगी वो क्या आ जाएगी, E इक्वल टू ई नोट माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। तो बच्चों, हम E की वैल्यू लिख सकते कैसे हैं, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो E इक्वल टू ई नोट अपॉन K, ई नोट अपॉन K, ये E की वैल्यू है ना। बात क्लियर। अब बच्चे, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, कब, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंट्रोड्यूस कर। अब बच्चे बात करते हैं पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल ई नोट। बच्चे, ई नोट कितनी स्पेस के अंदर है, भाई इस रीजन के अंदर ई नोट नहीं है, इस रीजन के अंदर क्या है, ई। बाकी सारे रीजन के अंदर ई नोट है, मतलब डी में से टी माइनस कर दीजिए, बाकी ई नोट रहेगा, है ना। ई नोट कितने रीजन में रहेगा, डी माइनस टी में, प्लस ई रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कितने रीजन में, टी रीजन में। तो V इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस, ई की वैल्यू क्या है, ई नोट अपॉन के, और ये आगे टी। तो V इक्वल टू ई नोट आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। V इक्वल टू ई नोट डी माइनस, बेटे यहां से टी कॉमन ले लो, तो ये क्या जाएगा, वन माइनस वन अपॉन के। बेटे कॉमन लेने का मतलब होता है हर टर्म को उस चीज उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, इसे आप कॉमन लो। तो V इक्वल टू ई नोट, बच्चे अब डी कॉमन ले लीजिए। डी कॉमन लेने का मतलब क्या है, हर टर्म को डी से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा वन माइनस टी अपॉन डी, वन माइनस वन अपॉन टी, राइट। और बच्चे ई नोट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। therefore V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन डी ब्रैकेट वन माइनस टी अपॉन डी,
1 - 1 अपॉन, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया इन दोनों मेटल प्लेट के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर कैपेसिटेंस Q अपॉन V, बेटे इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D 1 - T अपॉन D 1 - 1 अपॉन। तो ये क्या है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस थी, कब, जब मीडियम एरिया वैक्यूम था। तो आप इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू C नोट 1 - T अपॉन D ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन K। बच्चे इस इक्वेशन से एक बात समझ आती है हमें, ये देखिए डेरिवेटिव 1 माइनस है, 1 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, C इज ग्रेटर देन C नोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मेटल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। क्लियर है, तो बच्चे इसके बाद हम टॉपिक करेंगे, यहां पर हमने थिकनेस T या डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली थी, अब टॉपिक करेंगे हम कंडक्टिंग स्लैब के लिए, कंडक्टिंग स्लैब के लिए, ठीक है, और थिकनेस T सेम सब कुछ। लेकिन करना क्या है, अब आपको पता है कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, आपकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ये जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपके पास क्या रह जाएगा, V इक्वल टू E नोट D माइनस T ओनली। क्या रह जाएगा, V इक्वल टू E नोट D माइनस T, और ये टर्म आपकी खत्म। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, सेम चीज। तो ये बेटे किसके लिए आ गई, कंडक्टिंग स्लैब के लिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है कि एक कंडक्टिंग स्लैब, अगर हम बात करते हैं इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ई की वैल्यू को आपने जीरो पुट करना है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए किया था हमने, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल। बच्चे कॉमन पोटेंशियल को थोड़ा करने से पहले हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, देखिए, लेट मी सपोज अ कैपेसिटर having capacitance C1, it is charged to a potential V1. Let another capacitor of capacitance C2 charge V2. अब बच्चे देखो, अभी हमने इन्हें शेयर नहीं किया, दैट मीन्स चार्ज बिफोर शेयरिंग। हम क्या लिखते हैं, चार्ज
बिफोर शेयरिंग। तो पहले कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? C1 P1 और सेकंड के ऊपर C2 P2। नेट चार्ज क्या हो गया? C1 P1 plus C2 P2। नाउ वी कनेक्ट द टू कैपेसिटर्स। बच्चे इससे अब जो फिगर बना रहे हैं हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं। अब हम इन्हें कनेक्ट कर देते। देखिए मैं इसको रिड्रॉ करता हूं। अब हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते। तो क्या होगा बच्चे? चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। कब तक वो चार्ज फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। लेट द कॉमन पोटेंशियल बी V। तो हम लिख सकते हैं भाई चार्ज आफ्टर शेयरिंग C1V प्लस C2V। तो बच्चे ये क्या आ गया? C1 प्लस C2 और V आपका कॉमन आ गया। अब देखिए बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या है? एज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज ऑन शेयरिंग द कैपेसिटर, एज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज ऑन शेयरिंग द टू कैपेसिटर्स। तो हम क्या कहेंगे? चार्ज आफ्टर शेयरिंग शुड बी इक्वल टू चार्ज बिफोर शेयरिंग। चार्ज आफ्टर शेयरिंग शुड बी इक्वल टू चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो C1V1 प्लस C2V2। तो बच्चे यहां से V की वैल्यू निकालिए। C1V1 प्लस C2V2 divided by C1 plus C2। दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। तो बेटे कॉमन पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? दैट रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटेंस, दैट इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। बच्चे अब कॉमन पोटेंशियल के साथ हमारे पास एक रिजल्ट आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। वो क्या है कि शो दैट देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द टू कैपेसिटर्स। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द टू कैपेसिटर्स। तो बच्चे हम ये क्वेश्चन भी इसके साथ ही बिल्कुल खत्म करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए। शो दैट देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द टू कैपेसिटर्स। मुझे देखो, सिंपल सी बात। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी।
if this change in energy be positive, हम कहेंगे देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। तो बच्चे यहां पर डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी, माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल। तो बच्चे यहां पे आप ऐसे दे सकते हैं 2, तो क्या आ गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और फिर यहां पर V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर। तो बच्चे एक कैंसिल हो जाएगी पावर, तो आपके पास क्या रह गया C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, बच्चे एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास क्या रह गया बच्चे a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चे हम इसे लिख सकते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, राइट। अब बच्चे एलसीएम ले लीजिए, 2C1 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, बेटे ओपन कर दीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब बच्चे देखो, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो डेल्टा U इक्वल टू, बेटे मल्टीप्लाई कीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। बच्चे देखिए ये दो टर्म कैंसल, बिकॉज 1 प्लस 1 माइनस, तो आपके पास क्या रह गया डेल्टा U इक्वल टू, बटे C1 C2 कॉमन, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया ये C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर 2 C1 प्लस C2। अब बच्चे देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, जो आपने किसके लिए निकाला चेंज इन एनर्जी के, C1 C2 पॉजिटिव, C1 प्लस C2 पॉजिटिव, दिस इज द स्क्वायर टर्म, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो बच्चे हमारे पास क्या आया
डेल्टा यू इज पॉजिटिव। हेंस अब बच्चे चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव आया, इनिशियल माइनस फाइनल क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी on sharing the two capacitors। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक भी हो गया, और हमारा जो क्वेश्चन है, शो दैट देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द टू कैपेसिटर्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक बात और है, कई बार एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई किस फॉर्म में ये एनर्जी लॉस होगी, दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, राइट। तो ये हीट एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी का लॉस होता है। बच्चों बात क्लियर है। अब देखो एक और बात बोलूंगा, बच्चे हमारे पास टू फाइंड द एनर्जी या टू डिराइव द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अब डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ऐसे फॉर्मूला। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आप सीधी इसकी। अब इसे देखिए, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब देखो सी क्या होती है, क्यू अपॉन बी, तो यहां पर पुट कर दीजिए, तो यू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन बी इंटू वी स्क्वायर। तो बेटे एक और फॉर्मूला हमारे पास बन गया, 1/2 क्यू इंटू वी। एक रिजल्ट ही आ गया। एक और फॉर्मूला देखिए, ऑल्सो v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो यहां पर पुट कर दीजिए, तो u क्या आ गया, u इक्वल टू 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मीन ये, तो ये कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये बेटे हमारे पास क्या आ गए, तीन फॉर्मूले आ गए, किसके, एनर्जी के, इन द फॉर्म ऑफ सी एंड बी, इन द फॉर्म ऑफ क्यू एंड बी, इन द फॉर्म ऑफ क्यू एंड सी। The derivation of this formula is not in the syllabus for 2026, right?